हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स होप। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला पद आता है इसमें वस्तुओं का विद्युतीकरण। वस्तुओं का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मैटर्स या बॉडीज कहते हैं, बेटर रहेगा बॉडीज। तो वस्तुओं का विद्युतीकरण समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले थेल्स ने लगभग 2500 साल पहले अंबर, एक जीवाश्म गोंद है जिसको हम कहेंगे, उसके साथ ऊन को रगड़ा और अपने प्रयोगों से यह पाया कि अंबर और ऊन दोनों के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया देखा। इस आधार पर उन्होंने वस्तुओं के विद्युतीकरण का एक एक्सपेरिमेंट शो किया। दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि वस्तुओं का विद्युतीकरण क्या है। वस्तुओं का विद्युतीकरण तब होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो उनको आपस में रगड़ने से वस्तुओं में घर्षण के कारण विद्युतीकरण, आवेश आ जाता है। इसे ही वस्तुओं का विद्युतीकरण कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उन पर आवेश का आ जाना वस्तुओं का विद्युतीकरण कहते हैं। अंबर तरुणवा पौधे की या तरुणवा पेड़ की गोंद होती है और ये गोंद ऐसी रहती है कि बहुत सालों तक ये पड़ी रहती है एक जगह पर। तो उसके भीतर जैसे थोड़ी सी गोंद निकली, उसके बाद क्या होगा कि कोई कीड़ा उस पर बैठ गया। अब वो कीड़ा क्योंकि गोंद है तो उसमें चिपक जाएगा, तो उसके बाद उस कीड़े के ऊपर और गोंद आ जाएगी और तो कीड़ा जो है उस गोंद के भीतर हो जाएगा। अब अगर वो गोंद काफी लंबे समय तक पड़ी रहे तो वो एक सॉलिड पत्थर के रूप धारण कर लेगी और इसलिए इसको हम जीवाश्मी चट्टान का रूप कह सकते हैं, वो बन जाती है। तो अंबर एक कह सकते हैं कि जीवाश्मी गोंद है, ठीक है। और उसको अगर ऊन से रगड़ जाए, ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए, तो ये दोनों वस्तुएं जो हैं क्या करेंगी, आवेश ग्रहण कर लेंगी और इसे ही वस्तुओं का विद्युतीकरण या आवेश का, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडीज कहा जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश आ जाता है। इसे ही वस्तुओं का विद्युतीकरण कहते हैं। तो अगर बेसिक आपको थोड़ा डिटेल बताएं तो कभी कभार आपने क्या किया होगा, एक ये मार्कर है या आपके पास स्केल है या पेन है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके बालों में रगड़ते हैं। तो बालों में रगड़ने से क्या होगा कि इस मार्कर पर चार्ज आ जाएगा। तो ये हल्की वस्तुओं जैसे कि कागज के टुकड़े
घास फूस हल्का, इनके पास जब इस मार्कर को लेके जाएंगे तो ये आकर्षित कर लेगा। तो इस गुण को इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाएगा, विद्युतीकरण कहा जाएगा। यही है वस्तुओं का विद्युतीकरण। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है धन तथा ऋणावेश। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब हमारे पास बात आती है धन तथा ऋणावेश की। तो धन तथा ऋणावेश का जो नामकरण दिया था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में दिया था। हाँ, उन्होंने ही खोज की थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये धन तथा ऋणावेश है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। जब भी वस्तुओं के विद्युतीकरण के बारे में बात आएगी तो किसने सिद्धांत दिया है या स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, वहां से शुरुआत होती है। और ये आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम था। 1750 में उन्होंने इसके लिए धन तथा ऋणावेश का नाम दिया था। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या, ये बेसिक चीजें हैं क्या धन तथा ऋणावेश। देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, ये दो हथेलियां हैं, इनको आपस में रगड़ा जाएगा, तो इन दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने से ये हथेलियां जो है गर्म हो जाएंगी। गर्म क्यों होंगी? एक्चुअली होता क्या है कि एक हथेली से दूसरी हथेली में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। कोई लेता है, कोई देता है, ठीक है, जिसके कारण उनमें आपस में घर्षण होता है। और जब घर्षण होगा तो ऊष्मा मुक्त होगी, और इस ऊष्मा मुक्त हो रही है, ये हमारी हथेली को गर्म कर रही है। तो अगर हम मोटे तौर पर कहें तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है, जो दान देगी, जिसने दान इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, उस पर आ जाएगा धन आवेश। क्योंकि भैया देगा वही जिसके पास होगा, धनी होगा ना, वही तो दे सकता है। तो धन आवेश उसके ऊपर आएगा जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जो देगा उस पर धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणी हो जाएगा, कर्जदार हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि उस पर ऋण आवेश आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसने ले लिया, टेक किया, देन इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, वो ऋण आवेशित होगा। और जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो धन आवेशित होगा, क्योंकि उसके पास है, तो उसने दान कर दिया। जब दान कर दिया तो फिर वो धन आवेशित, और जिसने ले लिया वो इलेक्ट्रॉन, वो ही ऋण आवेशित। तो धनावेश और ऋणावेश की डेफिनेशन देने की आवश्यकता है, तो मैं दे देता हूं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है, उस पर धनावेश होता है, या वो धनावेशित होती है, बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उस पर ऋणावेश, उस पर ऋणावेश होता है। तो याद रखना, देने वाला जिसके पास बहुत सारा है, उसने दान किया है, जो दे रहा है, देने वाला धन आवेशित, लेने वाला वो ऋण आवेशित। ठीक है, जो लेगा वो सीधी सी बात है कर्जदार हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, जो ऋणी हुआ वो ऋण आवेशित।
सीधी सी बात। तो वस्तुओं का विद्युतीकरण आपको समझ में आया होगा, धन तथा ऋण आवेशों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो देगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश होता है या वो धनावेशित होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तालिका से हम समझते हैं कि कौन क्या करता है, उसको देखते हैं जरा। चलिए मैं तब तक तालिका बना देता हूं आपके लिए। और तालिका में धन आवेश और ऋण आवेश, तालिका बनेगी ए एक तरफ बी, एक तरफ धन आवेश और दूसरी तरफ ऋण आवेश। चलिए तो आपके लिए एक चार्ट बनाया है, चार्ट तैयार है, वो खाने वाला चार्ट नहीं, ये तालिका है। तालिका में एक तरफ बी लिखा हुआ है, धन आवेश इस साइड, ऋण आवेश उस साइड। तो देखिए बच्चों, जब कांच की छड़ और सिल्क रेशम को आपस में रगड़ेंगे, कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में आ जाएंगे। अब क्योंकि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है रेशम में आए हैं, इसलिए रेशम हो जाएगा ऋणावेशित, और क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वो हो जाएगा धनावेशित। ऐसे ही बिल्ली की खाल और इबोनाइट की छड़, ये इबोनाइट क्या होता है, तो हार्ड रबर, कठोर रबर को इबोनाइट कहा जाता है। एक्चुअली जो हमारी प्राकृतिक रबर होती है, तो प्राकृतिक रबर आपको पता ही है, रबर के पेड़ से दूध जो निकलता है उसको प्राकृतिक रबर कहते हैं। और इस प्राकृतिक रबर का जब वल्कनाइजेशन किया जाएगा, वल्कनीकरण करेंगे, क्या करेंगे, वल्कनीकरण कुछ नहीं है बच्चों, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला देने से उसकी कठोरता बढ़ जाती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इबोनाइट की छड़ में एक कठोर रबड़ है, ये कठोर रबड़ को आप इबोनाइट की छड़ कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई डिटेल में ही पूछ रहे हैं आपसे तो बोलना है कि प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करना है, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाना है, सल्फर मिला देंगे तो उसका वल्कनीकरण कहा जाएगा और वो हार्ड हो जाएगी, तो उसका नाम दिया जाएगा इबोनाइट की छड़। राइट, तो इबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में अगर आप रगड़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा, आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन होता ये है कि बिल्ली की खाल धनावेशित और इबोनाइट की जो छड़ है वो ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि इबोनाइट की छड़ ने बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ले लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्ली की खाल और गुब्बारे को। अगर आपकी बिल्ली है, बिल्ली आपकी अपनी है, किसी पड़ोसी की नहीं है, और आप उसको पहचानते हैं, जानते हैं, तो बिल्ली की खाल पर आप बलून को फुला करके रब करना, उसको रगड़ना बिल्ली की खाल के ऊपर, तो क्या देखेंगे आप कि बलून बिल्ली से चिपक जाएगा। ठीक है, तो जब बलून बिल्ली से चिपक गया, इसका मतलब ये हुआ है कि बलून ने बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बलून क्या कहलाएगा, ऋणावेशित, और बिल्ली खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित। अब ऐसा ही हुआ, एक बिल्ली खाल जो आपकी धनावेशित है और बलून क्या ऋणावेशित है, तो धन और ऋण आवेश आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। धन एवं ऋण आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। अगर समान आवेश होंगे तो वो दूर जाएंगे, अगर धन आवेश होंगे तो दूर जाएंगे, रिपल्स होंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं, विपरीत चार्जेस हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, आकर्षित होंगे। तो यही है इसके भीतर कि बिल्ली खाल और इबोनाइट की छड़ को अगर आप रगड़ेंगे आपस में तो बिल्ली खाल पर धन आवेश और इबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। सेम ऊनी कपड़ा और इबोनाइट की छड़, या अंबर भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तरुणवा एक पेड़ होता है, उसकी गोंद को हम कह सकते हैं कि उसकी गोंद को जब जमा दिया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है वो, तो एक कठोर पत्थर के जैसे वो बन जाती है। और ये जो कठोर पत्थर जैसा बनता है रूप, इसमें इस बार इसका उपयोग कई बार ज्वेलरीज बनाने में भी किया जाता है। बड़ा शानदार सा ऑरेंज कलर इसका होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो उसका अंबर बोलते हैं उसको, पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन पत्थर नहीं है, एक्चुअली पेड़ की गोंद है, तरुणवा पेड़ होता है।
ठीक है। तो इसमें अगर रगड़ें ऊनी कपड़ा और रिबोनाइट की छड़ या अंबर, तो इसमें आपको इस तरीके से आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ऊनी चटाई और रबड़ के जूते। चलिए आपके पास क्वेश्चन ये आता है, कई बार आप अपने सिर में बालों, सिर के बालों पे आप स्केल रगड़ते हैं, तो आपके स्केल पर कौन सा चार्ज आता है? तो आपके बालों पर आता है धनावेश और आपके स्केल पर आता है ऋणावेश, क्योंकि आपके स्केल ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और आपके बालों ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। तो स्केल पर आएगा ऋणावेश और आपके बालों पर आएगा धनावेश। और याद रखना, आपके बाल भी आकर्षित करेंगे और आपका स्केल भी आकर्षित करेगा। किनको? उन हल्के कणों को। या तो कोई उनके विपरीत आवेश वाला कोई कण आ जाए उसके पास, तो उसको आकर्षित कर लेंगे, या फिर कोई न्यूट्रल यानी कि उदासीन कण आ जाए तो उसको आकर्षित कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम कूलाम का नियम अब अध्ययन कर लेते हैं। सन 1785 में कूलाम ने दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए एक संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया, जैसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ लिख देते हैं, फिर समझ में आए कि वो तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो भैया इतनी इजी से नहीं आएगी, लिख देते हैं। किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है Q और Q1 और Q2। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, वायु में रखे हुए हैं, ये निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात मान लेते हैं, और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो बिंदु आवेश है Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो इनके बीच में कार्य करने वाला जो कूलाम बल होगा वो क्या है? देखो मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको डायरेक्शन की फॉर्म लिखता हूँ। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो उनके बीच या उनके मध्य कूलाम बल क्या लिखिए? देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेशों के
परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इनका गुणनफल हो जाएगा डॉट, और F अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी और उसका भी वर्ग, तो वह F अनुक्रमानुपाती 1/r²। फिर बोलना दोनों को साथ लिखने पर, दोनों को साथ लिखने पर, जब हम साथ लिख देंगे इनको तो फिर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब ये निशान हटता है अनुक्रमानुपाती का एक इक्वल टू आता है और एक अनुक्रमानुपाती नियतांक K आता है। अगर कुछ पता है आपको, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक G होता है, कैपिटल G, तो वहां G आएगा, जहां पता नहीं है वहां K आता है। अब प्रयोगों मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं, प्रयोगों से K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0, क्या होती है ε0 या ε0, इसको बोल देता हूं मैं ε0, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं मैं ε0, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ε0 है, और ये है क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखता हूं ε0 की वैल्यू होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है, आप वैल्यू पुट करके देखना, 1/4πε0, 4 की भी पाई की भी 3.14 और ε0 की वैल्यू पूरी पुट करना, फिर सॉल्व करके देखना, तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, तो मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कूलाम का नियम जो क्या करेगा लास्ट में, अतः F बराबर होता है 1/4πε0 डॉट Q1 Q2/r², तो यही कूलाम का नियम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।